वहां खिड़की के बाहर। अब देखना, साहिब जी कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि राज और अर्जुन एक है। अब बस हमें उनके घर और ऑफिस में तलाशी लेनी होगी ताकि हम सारे सबूत इकट्ठे कर सकें। फिर देखना कैसे साहिब जी खुद अपनी काली करतूतों का बयां देंगे। दिसंबर 2002। चांदनी आज 6 साल की हो गई। हर पल उसे नजरों के सामने ही रखती हूँ। डर लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। हर पल खतरा है उसकी जान को और हमारी भी। ना हम समझ पाए ना हमारे पापा कि वनराज नाम का ये इंसान आस्तीन का सांप है। उसे जो हासिल करना था कर चुका और अब उसकी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं। किसी ना किसी दिन वो हमारी जान ले ही लेंगे, पर हमारी चांदी को बचा कर रखना है हमें। चांदी बिटिया, कुछ मिला या नहीं मिला? ये माँ की डायरी। माँ की डायरी? ये कहाँ मिली आपको? ये कबर्ड से। ये कबर्ड में तो आपके नाना जी का सामान रहता था। बेटी, अगर साहब जी को जरा सी भी भनक लग जाती ना कि आपकी माँ डायरी लिखती है तो इसे भी जलाकर खाक कर चुके होते। डायरी में माँ ने लिखा है कि पापा किसी ना किसी दिन उनकी जान ले लेंगे। लेकिन माँ की मौत तो सर्किट हाउस में आग लगने से हुई थी ना। कहीं पापा का ये एक और छूट तो नहीं? बेटी, उस दिन सर्किट हाउस में हम थे, साहब जी थे, छोटे साहब जी थे और आपकी माँ थी। लेकिन आग की लपटों में चली सिर्फ आपकी माँ। किचन में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से उनकी मौत हुई। उस वक्त हम सभी लोग बाहर लॉन में थे। सर्किट हाउस में हुए इस हादसे को दुर्घटना कह दिया गया। उस दिन सर्किट हाउस में जो कुछ भी हुआ, आपकी मां के साथ जो कुछ भी हुआ, वो ना तो दुर्घटना थी, न संजोग, साहब जी का रचाया हुआ एक षड्यंत्र था। क्यों मारा हमारी माँ को? बेटे, अब सुप्रिया भाभी, आपकी माँ बहुत होशियार थी। उनकी नजरों से छुपा नहीं था साहब जी का चरित्र। संस्कार सेना की आड़ में उनकी काली करतूतें बढ़ने लगी थी। साहब
जी की, साहब जी की, साहब जी की, साहब जी की। अभी उत्पात मचाए हो तो सजा तो मिलेगी ना। साहब जी, साहब जी। और अगर कहीं मर मरा गया तो उठाकर कानपुर की गंगा मैया में विसर्जित कर देना इसे। आपकी माँ के लिए संस्कार सेना उनके पिता की विरासत थी। उनकी नजर में संस्कार सेना लोगों की सेवा के लिए बनी थी, न कि राजनीतिक गठजोड़ के लिए। और साहब जी के हाथ में भाग दौड़ाते ही सेना का चेहरा बदलने लगा। आपकी मां सब देख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने साहब जी को समझाने की कोशिश की, फिर उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे जानती क्या हो तुम राजनीति के बारे में? आपसे ज्यादा। बचपन से देखा है मैंने बाबा को समाज के लिए उनके साथ हमेशा खड़े हुए। संस्कारी सेना समाज की सेवा के लिए है, आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं। अगर यही सब चलता रहा तो आप मुझे अपने खिलाफ खड़ा पाएंगे। तुम हमारे खिलाफ खड़ी होगी? हाँ। तुम हमारे खिलाफ खड़ी होगी? संस्कारी सेना हमने बनाई है, बाबा को जानते थे हम उनके पद चरणों पे चलते आ रहे थे। अगर आप नहीं सुधरे तो तुम्हें जो करना है कर लो, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ठीक, तो आज से आप मुझे अपना दुश्मनी समझिए। अरे तुम क्या दुश्मनी करोगी हमसे? हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, समझी? साहब जी को लगने लगा था कि वो उनके रास्ते का कांटा बनती जा रही है, इसलिए उन्होंने उस रात सर्किट हाउस में पापा ने हमारी माँ से शादी इसलिए की ताकि संस्कार सेना उनके हाथ में आ जाए, और उनका मकसद पूरा होते ही हमारी माँ की जान ले ली। बेटे, साहब जी ने हमेशा लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, फिर चाहे वो हम हो, आपकी माँ हो या आप। आपको याद है आपके घर में जो सिलेंडर गैस फटा था, उसके सूत्रधार भी साहब जी थे। उनका इरादा आपकी जान लेने का था, लेकिन माँ बीच में आ गई और हम बच गए। पापा हमारी जान भी लेना चाहते थे। हाँ, अगर वो जो चाहते थे हो जाता तो एक तरफ अर्जुन और उसके परिवार को मीडिया में उछालते और कोर्ट में घसीटते, और दूसरी तरफ जनता के दरबार में रोते गिड़गिड़ाते आपके बलिदान की कहानी सुनाते, और फिर उनकी सहानुभूति हासिल करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बेटी की अर्थी से सीएम की कुर्सी तक, यही उनका प्लान था। लेकिन शायद हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं रहे। सूर्य प्रकाश, उनका अपना सगा बेटा, उनका भी इस्तेमाल किया उन्होंने।
अर्जुन की छोटी बहन के साथ में शादी करने का झूठा नाटक करके, ताकि वो लोगों के बीच में मसीहा बन जाए और अपना काम पूरा कर सके। लेकिन शायद वहां भी उनका काम नहीं हो पाया, क्योंकि छोटे साहब जी ने उनका मोहरा बनने से इनकार कर दिया। फिर सिंघानिया साहब के साथ झूठे वादे, आपकी शादी, वो रुकने वाले नहीं है बेटा। पापियों के पाप का घड़ा भरता है, लेकिन पॉलिटिक्स के पापियों का घड़ा भरता ही नहीं। उनके पाप की गंगा कोई रोक ही नहीं सकता। चांदनी, इस आदमी ने ना सिर्फ तुम्हारी और हमारी जान लेने की कोशिश की, हमारी मांगनी भी जान ले ली। से वो हमारे पापा ने, सिर्फ साहिब जी, उन्हें उनके हर पाप की सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। सुना तुमने? हाँ? मिलेगी, जरूर मिलेगी चांदनी। उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे माया, तुम अभी तक जगी हुई हो? वो आज ही रात, मेरा मतलब है अर्जुन अभी तक आए नहीं ना, तो मैं उन्हीं का। हाँ, हम भी उसी की राह देख रहे हैं। वो आ जाए, खाना खा ले, फिर हमें नींद आ जाएगी। पर आंटी जी, आप क्यों वेट कर रही हैं? बहुत देर हो चुकी है, और आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें खाना खिला दूंगी, आप सो जाइए। नहीं बेटा, तुम क्यों रहने। आप आंटी जी, आप इधर आइए। देखिए, मुझे अर्जुन ने बताया है कि इस वक्त आपको दवा खाना होता है और उसके बाद आपको सोना होता है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली और आपको चुपचाप यहाँ बैठकर दवा खाना है। आप मेरे सामने। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे ये लो, धर्मशाला बना के रखा है इस घर को, जिसकी भी मर्जी हो चला आता है रहने के लिए। परेशान हो गई हूं मैं। अब से हर रोज दवाई खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। ये लीजिए। ये हुई ना बात। अब जब तुम जगी ही हुई हो तो हम जाकर सो जाते हैं, है ना? जी, और आप अर्जुन की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं उन्हें खाना खिलाने के बाद ही सोऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। बस आंटी जी, अब ये गुड नाइट, गुड मॉर्निंग रोज होती रहेगी। वो क्या है ना, आई एम हियर टू स्टे। You know what I mean?
होंगे। माया, ओह सर, आप आ गए? तुम यहाँ ऐसे? वो सब आंटी जी कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो आपको खाना खिलाए बिना सोने नहीं जाने वाली थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उन्हें दवाई खिलाई और उन्हें सोने के लिए भेज दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं आपको खाना खिला दूँ। It's okay. तुम सो जाओ, मैं खुद ही खा लूंगा। सर वो मैं ये कह रही थी कि आंटी जी ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी दी है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको खाना खिला। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना। माया रहने दो, थैंक्स प्लीज। सर मैं जानती हूँ कि आपको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ओके। यस। बच्ची, आप सारी रात यहीं पर थे क्या? हाँ अभी वो भाई मान गए आपकी वफादारी को। आपसे आज तक गलतियां हुई हैं, 2-4 भावनाओं में बह गए थे आप। लेकिन कुछ भी हो संपत जी, आपने आज तक हमारे प्रति अपनी निष्ठा को कम नहीं होने दिया। चाय लेकर आते हैं सर। हेलो साहिब जी। हाँ बोल रहे हैं, आप कौन? आज आपका फैसला करना ही है हमें। हाँ? कैसा फैसला? कौन बोल रहा है? हम अर्जुन शर्मा बोल रहे हैं। आज ले लो जितनी सांसें लेनी है और हर सांस के साथ खुद से कहो, आज की आखिरी सांसें हैं ये, जिंदगी की आखिरी सांसें। हम जानते हैं इस देश का कानून आप जैसे बदमाशों को कभी सजा नहीं दिलवा पाएगा, लेकिन ऊपर वाले की अदालत अब भी बाकी है साहिब जी। वहां सजा मिलेगी और वो हम देंगे। नहीं नहीं अर्जुन बेटा, नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं आज तक, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हम चाहें तो आपको यहीं आपके ही घर में आकर मार सकते हैं, और आप लोगों की अदालत में आत्मा अगर खून कर भी दे तो सजा नहीं मिल सकती। आत्मा को ना नेता अदालत में बुला सकते हैं और ना ही पुलिस, लेकिन हमारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी
जब हम आपको उसी जगह मरता देखेंगे जहां आपने हमें गोली मारी थी। अब से ठीक 2 घंटे बाद हम आपका वही इंतजार करेंगे। अर्जुन साहिब जी आएंगे ना आज? उनका बाप भी आएगा। अरे अर्जुन की आत्मा हमसे वही मिलना चाहती है जहां पर 2 साल पहले हमने अर्जुन को मारा था। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हाँ श्याम, देखो हम एक पता भेज रहे हैं तुम्हारे पास। हमारे पास 5-6 लोग भेजो, जल्दी से जल्दी। आज हमें किसी का हिसाब करना है।